हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी का। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सेकंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट देख देख रहे होंगे या देख लिए होंगे, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात 1927 तक की थी। उसके बाद हम बात करेंगे इससे आगे क्या होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या रोल अदा करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इस इंडियन फ्री इंडिया के लिए, उस वक्त किस तरह से ब्रिटिशर से लड़े थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होती है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1905 में आकर के इससे जुड़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 में होती है। उनका जन्म 1888 में होता है, जो 11 नवंबर को मक्का में होता है। कहाँ होता है? मक्का पवित्र जगह है जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश होती है। क्या तो जन्म होता है इनका। उसके बाद क्या तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के क्या तो जितने भी क्या तो फादर मदर थी वो इंडिया आ जाती हैं। इंडिया आ जाने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देखते हैं कि किस तरीके से क्रूरता की जाती है भारतीयों पर। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रहा नहीं जाता, तो ये क्या तो इसमें कूद पड़ते हैं। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र भी रहते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी के अच्छे मित्र रहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सारी चीज़ें आती रहती है। फर्स्ट हम देखेंगे कि 1928 में क्या तो साइमन कमीशन क्या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चल रहा था गुवाहाटी में, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पार्टिसिपेट रहते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि हमें एक क्या तो इंडिपेंडेंट इंडिया को इंडिया आज़ाद करना है, हमें इंडिया आज़ाद करना है। उस वक्त 1928 में साइमन कमीशन आया था। 1928 में साइमन कमीशन आया था, और साइमन कमीशन में क्या तो टोटल क्या तो अंग्रेज थे। 3 आदमी थे जो टोटल अंग्रेज थे। इसमें कहा गया कि आखिर ऐसा क्या है कि तुम क्या तो इंडियन को नहीं शामिल कर रहे हो, अंग्रेज ब्रिटिशर्स को शामिल करो। तो वहाँ पे बात चलती रहती है। 1919 का रॉयलेट एक्ट भी देखते हैं हम। 1919 के रॉयलेट एक्ट को भी लाया जाता है, जो कानून बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक राह होता है, एक क्या तो पैटर्न चलता है। फिर उसके बाद क्या तो 1919 का रॉयलेट एक्ट आता है, तो हर साल 10 साल पे इसे क्या तो एक कानून बनाने का एक सेशन चलता है। फिर 10 साल बाद 1929 के 10 साल बाद 1939, तो इस तरीके से चलना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ब्रिटिश में क्या तो सत्ता चेंजिंग हो रही थी, सत्ता दूसरों के हाथ आ रही थी, तो 1929 में साइमन कमीशन आने वाला 1927 में आ जाता है। 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन आ जाता है। अब बात करेंगे कि साइमन कमीशन में ब्रिटिशर्स को क्यों, ब्रिटिशर्स ही शामिल थे, इंडियन क्यों नहीं शामिल थे? तो इसलिए नहीं शामिल थे इसमें ब्रिटिशर्स, क्या शामिल थे सिर्फ कि कह रहे थे ब्रिटिश कि इंडियन को कानून बनाने नहीं आता है, वो कैसे बनाएगा। तो ये सब सारी बातें चल रही थी उस वक्त। और उस वक्त हम देखेंगे कि 1914 से 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है। उसके क्या तो होने के बाद 1919 में रॉयलेट एक्ट आता है। 1919 में रॉयलेट एक्ट आने के बाद हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इसलिए ढकेल देता है कि भाई अब इसके बाद क्या करना है, कि इसमें शामिल होने के बाद क्या है तो इंडिया को आज़ाद कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये गलत है। 1928 में साइमन कमीशन आता है, और 1928 में आने के बाद हमें इंडियन को बहुत बेकार लगता है। तो 1929 में आते हैं नेहरू रिपोर्ट। भाई मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट लेकर के आते हैं 1929 में, और वहीं से ये स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनना, कानून बनना, संविधान बनना। अब वहां से नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट में सारी बातें रखी जाती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी क्या तो ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पर आकर के 1930 में गांधी जी एक स्टेप लेते हैं, और यहाँ पर एक क्या तो मूवमेंट चालू कर देते हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा दूसरा मूवमेंट होता है, जिसे स्टार्ट करते हैं, जिसे हम सिविल डिसोबीडियंस या साल्ट सत्याग्रह कह लें, नमक कानून सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, या सिविल डिसोबीडियंस के नाम से इसे जाना जाता है। ये 1930 में स्टार्ट किया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लगा। मतलब वो कहते उसके कि नहीं, हमारा कानून तोड़ दिया गया। लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी लेकर के जाते हैं, फॉलोअर्स, हज़ार और लाखों की फॉलोअर्स लेकर के जाते हैं, और धरना स्थल पे जो रहता है वहाँ एक नमक लेकर के गिरा देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर क्या तो वो दांडी मार्च स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे लगा कि कानून टूट रहा है, तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर जाकर के अपने फौजों के साथ बहुत इधर उधर करते हैं, उन लोगों को मारते पीटते हैं बहुत तरीके से। तो उसी वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैद कर लिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे क्या तो इसको कैद कर लिया जाता है, और 1930 तक 1930 से लेकर के 1934 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जेल में रहते हैं। वो भी क्या तो
जेल में रहते हैं, वहाँ जेल में रहने के बाद क्या तो मौलाना अबुल कलाम महात्मा गांधी ने कहा नहीं हमारे सारे साथियों को छोड़ा जाए। उसके बाद एक एक करके सबको छोड़ा गया और भगत सिंह को कैद कर लिया। बोला कि हम क्या तो आतंकवादी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, और भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया उस वक्त हम देखेंगे कि कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी, इसलिए एस्टेब्लिश हुई थी कि यहाँ जो टेक वो इसका मुद्दा एक भी नहीं था कि हम आज़ाद कराएंगे हिंदुस्तान को, इंडिया आज़ाद होगा। उस पार्टी का एक भी मंशा नहीं थी कि इंडिया आज़ाद होगा। उनकी मंशा ये थी कि हम टैक्स जो ज़्यादा पे कर रहे हैं वो कम करें, हमारे यहाँ कानून नहीं, वो सारी चीज़ें वो तो एक अलग तरीके से चल रही थी कि किस तरीके से आप जो क्या तो बिजनेस कर रहे हैं तो किस तरीके से कम टैक्स लगे, क्या वो ये सब बातों पर डिस्कशन होता था हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1931 होता है। 1930 में यहाँ होने के बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि हम सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल में हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब मान लेते हैं ब्रिटिशर्स की बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रिहाई, वहाँ से छुटकारा भी मिल जाता है, जेल से निकाल दिए जाते हैं। फिर उसके बाद चलते चलते क्या होता है कि 1931 के सेकेंड राउंड टेबल में पहुंचते हैं महात्मा गांधी। वहां जाने के बाद देखते हैं कि फर्स्ट राउंड 3 राउंड टेबल चलता है। कब कब चलता है? 30, 31 और 32 में। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं 31 में। अब यहाँ पार्टिसिपेट होने में गांधी जी अपनी सारी बात रखते हैं। भाई ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं मान रहे थे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। तो इस तरीके से बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी फिर रिटर्न चले आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं भाई कुछ नहीं होने वाला है, तो महात्मा गांधी 1935 में देखते हैं कि गवर्नमेंट इंडिया एक्ट स्टार्ट होता है। क्या होता है? 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से भाई हम अपना कानून बनाएंगे, अपने तरीके से चलेंगे। तो इस तरीके से ये चलते रहते हैं। फिर 1935 से 37 तक जो होता है वो क्या तो बात चलती रहती है महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। भाई अब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या तो बात करें, जिन्ना और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बात करना, डायलॉग अपना शुरू कर देते हैं। अब इसमें भी भाई बात मनमानी की होती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अलग क्या तो देश हो, एक अलग पार्टिसिपेट हो, क्योंकि हम अगर अलग हो जाएंगे तो फिर हमें पर ब्रिटिशर्स क्या तो इस पर हावी हो जाएगा, हमें आज़ाद नहीं करेगा जल्दी। लेकिन ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि जब दोनों लड़ेंगे तो फूट डालो राज शासन करो की नीति अपनाए हुए थे। फूट डालेंगे कमज़ोर होगा, भाई हम शासन करेंगे, फिर और लंबा शासन करेंगे। तो इस तरीके से चाह रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कि बिल्कुल नहीं हो, 2 नेशन थ्योरी आए ही नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके मुखालिफ थे, इसके कहते हो अगेंस्ट थे कि भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खिलाफ थे इसके। लेकिन फिर भी जिन्ना ने कहा नहीं, हमें एक अलग नेशन चाहिए भाई, हम इस बिल्कुल नहीं मान सकते। फिर बैठक हुई, बातचीत हुई, डिबेट होते थे, सब कुछ होते थे, फिर नकार दिए जाते थे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड क्या तो वर्ल्ड वार शुरू होता है। 1939 से 45 तक चलता है, 1939 से 44 तक, 45 तक चलता है। तो इस वक्त जो चलता रहता है, तो इसमें क्या होता है कि भाई ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे। अब इंडिया को जबरदस्ती लिनलिथ को, उस वक्त क्या तो वायसराय थे, लिनलिथ को पहले उसको ढकेल देते हैं इंडिया को कि भाई अब तुम सेकंड वर्ल्ड वार लड़ो। अब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ो तो इधर बहुत क्या तो परेशानी होती रहती, इधर इंडियन ब्रिटिशर से भी लड़ना और इधर वर्ल्ड वार में सपोर्ट भी करना। तो भाई अब कहा जा रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स अगर जापानीज से हार जाती हैं तो जापान हम पर कब्जा कर लेगा। और जापान जब कब्जा कर लेगा तो भाई इतनी क्रूरता करते हैं जापान वाले कि जिंदा गाड़ देते हैं, जिंदा कत्ल कर देते हैं। तो भाई ऐसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना। और इस तरीके से बहुत सारे क्या तो एक अलग अलग प्लान बनाया गया। फिर क्या है कि 1942 में आता है क्या तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन क्या तो स्टार्ट कर देते हैं। अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होने के बाद फिर भी क्या तो ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे कि बिल्कुल नहीं, हम आज़ाद नहीं करेंगे। बहुत सारी मंशा अलग अलग थी ब्रिटिशर्स की। फिर उसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने कहा कि एक नया चीज़ लेकर आते हैं, एक और मूवमेंट लेके आते हैं, ऑल आउट ब्रिटिशर्स। अब भाई पूरे ब्रिटिशर्स को ही बाहर कर देते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं होता है। अभी जिन्ना फुट डालो, जिन्ना कह रहा है नहीं हमें एक अलग नेशन चाहिए, भाई ये लोग पूरे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुस्लिमों को कोई हक नहीं मिलेगा, ये वो रिजल्ट, मतलब मुस्लिमों को भड़काना चाह रहे थे कि किस तरीके से मुस्लिम हमारे फेवर में आ जाए और हम एक अलग नेशन ले लें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अभी ऑल आउट ब्रिटिशर्स को रेबेलियन करके हम हटा नहीं सकते, रेबेलियन नहीं हो एक क्या तो ऑल आउट ब्रिटिशर्स के नाम से हम नहीं कर सकते, अभी ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे इधर
जो मुस्लिम थे वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बहुत आगे बढ़ा और कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जागरूकता फैलाई और जितने भी नौजवान थे, मुस्लिम नौजवान जितने भी थे, सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ने की बात कही। मौलाना अबुल कलाम महात्मा गांधी ने एक अच्छा काम किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारे फार्मर्स जुड़ सकते हैं, एक कहे तो आम नागरिक भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। ऐसा नहीं कि एक कहे तो नॉलेजेबल पर्सन ही उसमें कहे तो उसके एलिजिबल है। ये सब चीज़ें हटा दी थी महात्मा गांधी ने। तो उसमें एक अलग चीज़ थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पूरे इंडिया में कहे तो भ्रमण किए थे, सबों को जागरूक किए थे और एक अलग कहे तो पहचान बनाई थी कि नहीं, हिंदुस्तान को एक ही रहना है और एक बनाना है। फिर भी मौलाना अबुल कलाम ने मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं मान रहे थे, भाई नहीं, हमें एक अलग नेशन चाहिए ही। अब भाई अब कौन माने इस बात को। तो उसमें फिर बैठक होती थी, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था उस वक्त। तो फिर बैठक होती थी कि भाई चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो एक अलग हम कानून लेकर के आते हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो फिर उसके बीच 1945 में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो जाता है। उसके खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। क्या आता है? 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैबिनेट मिशन आता है और ये नया कानून बनाने की बात करता है। भाई अब ये नया कानून क्या बनाएगा? इसने कहा कि हम 3 पार्ट में बांट देंगे। इसमें कहा गया कि सेकंड पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है, दूसरा नेशन बनेगा ही नहीं, इसमें यह बात कही गई। ठीक है, फिर कहा गया कि इसको नकार दिया गया। उसके बाद कहा कि 3 पार्ट में हम स्टेट को बांट देंगे, 3 पार्ट में प्रोविंसेस होंगी, क्या तो प्रेसिडेंसी सब अलग अलग होंगी। उसमें कहा गया मद्रास ये अलग होगा, असम और बंगाल अलग होगा। तो ये सारे 3 पार्ट में ऐसे ऐसे करके बांट दिया गया। अब इसमें कहा गया कि सेंट्रल के पास बहुत कम पावर होगी और जितनी भी पावर होगी ये प्रोविंसेस प्रेसिडेंसी जो है इन सब के पास पावर होगी। तो ये कहा भाई सेंटर जब कमजोर होगी, स्टेट अपने काम करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, फिर इसमें चेंजिंग लाई गई। फिर कहा गया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल के पास सिर्फ क्या तो डिफेंस के और फॉरेन के पावर होंगे और इसके बाद जितनी भी पावर होगी वो स्टेट प्रोविंसेस के पास ही होंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं माना गया उसको। फिर कहा गया कि नहीं, इसमें चेंजिंग होगी। फिर भी जिन्ना ने कहा कि नहीं, हमें एक नया पाकिस्तान चाहिए। एक नया पाकिस्तान के लिए जिन्ना रट लगाए हुए थे। उसके बाद क्या तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसको समझाया कि भाई बिल्कुल ऐसा मत करो, नहीं तो हम फिर क्या तो इसी में फंस जाएंगे। और इधर क्या तो क्लेमेंट एटली ने कहा था कि 1946 तक इसे हम आज़ाद कर देंगे, इंडिया आज़ाद होगा 1946 तक, हम सब कुछ हटा लेंगे, एक नया कानून दे देंगे इंडिया को और इंडिया फिर अपना काम करेगा। लेकिन फिर भी पार्टीशन डालने की बात कर ही रहे थे, पार्टीशन होगा ही भाई इंडिया का। तो इंडिया ने बात की थी। इंडिया में बात क्या होती है कि 16 जून को क्या गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की गई। ठीक है, मिशन प्रपोजल रखा गया 16 जून 1946 को। अब इस पर भी बिल्कुल बात चलती रही, बहस चलती रही। फिर क्या होता है कि 1939 से लेकर के 1946 तक बात चलती रही। तो एक हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होते हैं वो 1939 से लेकर के 45 तक इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा दिन तक कोई अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहते हैं तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही होते हैं। फिर क्या क्या नहीं मान रहे थे, बिल्कुल नहीं मान रहे थे जिन्ना। तो एक दिन ऐसा आता है कि डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से 16 अगस्त को जाना जाता है, जो बहुत वायलेंस होता है। भाई अब ये बिल्कुल नहीं, अब इसे इंडियन पीपल पे ही छोड़ दिया जाता है। जो पीपल चाहेंगे, जो लोग चाहेंगे इंडिया के नागरिक चाहेंगे वो होगा। अब भाई बिल्कुल सब तरफ से फौज आ गई, लड़ाई पीट होने लगी, बहुत तरीके से खून खराबा हुआ, पूरे बंगाल में खून खराबा हो गया भाई। खून की नाली में खून बह रहे थे, बुरी तरीके से सबों को काटा पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था। भाई ब्रिटिशर्स को कुछ लेना ही नहीं। तो इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और महात्मा गांधी वहाँ गए थे भी बंगाल, तो वहाँ देखे थे कि बहुत खून खराबा है, तो वहाँ भी उनको बहुत नॉन वायलेंस लोग थे तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब का भाई ऐसा नहीं मान रहे हो तो चलो आप एक नया नेशन बना ही दिया जाए। तो यही पार्टीशन 1946 में चलती है, कैबिनेट मिशन के तहत चलती है। तो उसमें कहा गया कि एक नया नेशन ले लो। और क्यों कहा गया नया नेशन की बात? इसलिए कि खून खराबा नहीं हो, इस तरीके से मारपीट नहीं हो, ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगती। हमारा इंडियन ही कत्लेआम होगा, हमारा इंडियन ही मारा जाएगा, ब्रिटिशर्स को फायदे ही होंगे। हम नहीं ऐसा चाहते कि ऐसा हो। उसी वक्त डायरेक्ट एक्शन डे और 16 अगस्त को एक नया पाकिस्तान के बारे में हम जानने लगे। अब नया पाकिस्तान बनने की बात 1946 कैबिनेट मिशन में रख दी गई और एक पार्टीशन डाला गया। एक नया उस वक्त रेड क्लिफ थे, उन्हीं के नाम पे एक लाइन डाली गई, इधर पाकिस्तान होगा, इधर इंडिया होगा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां से बनना शुरू हुआ। अब 24 नवंबर 1949 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है बनना और 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो जाता है। अब 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि 26 नवंबर को कंप्लीट होने के बाद
हम उसे लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को, इसलिए कि 26 जनवरी 1930 को हम रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके होते हैं। अब क्या होता है कि अब भाई आज़ाद हो गया हम 1947 में। वहाँ से लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1946 में, और लॉर्ड माउंटबेटन क्या तो पहले वायसराय होते हैं। अब इन्हीं के टाइम में ही क्या तो इंडिया बनता है। अब इंडिया आज़ाद होता है इसी के टाइम में। इसी के टाइम में आज़ाद होने के बाद हम देखते हैं कि इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में जो लोकसभा में 1952 में 1957 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चुनकर जाते हैं। ये क्या तो 2 मरतबा चुन करके जाते हैं आज़ाद भारत के बाद 1952 और 57 में। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट बनती है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इंटरिम गवर्नमेंट अंतरिम सरकार जो बनती है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्या तो एजुकेशन क्या तो शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। और ये शिक्षा मंत्री बनते हैं इसलिए बनते हैं कि इनके पास भाई नॉलेज बहुत था, इनके पास क्या तो इतना ज्ञान था, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीख चुके थे। और नॉलेज किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन लाना है, ये सारी चीज़ें आज़ाद ने कहा था कि कॉलेज और स्कूल एस्टेब्लिश हो, चिल्ड्रेंस की पढ़ाई हो, यंगस्टर एडल्ट्स की पढ़ाई हो, और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हो सबों के लिए, लड़कियों के लिए भी एजुकेशन हो। क्या तो 14 एज तक प्राइमरी एजुकेशन ज़रूरी है, क्या तो उसको क्या तो एजुकेशन पाना बिल्कुल ज़रूरी है। 1926 में प्रेसिडेंट बनते यूनेस्को के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 1926 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अब क्या तो यूनेस्को के प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर क्या होता है कि हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इंडियन फर्स्ट मिनिस्टर एजुकेशन बनते हैं, आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट में भी थे, और आज़ाद भारत की भी जो क्या तो मंत्री परिषद थी उसमें भी गवर्नमेंट थी, उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर बनते। फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्होंने कहा था कि 14 एज की उम्र तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना, और फ्री में, वो भी इन्हें नहीं स्टार्ट किया था, गर्ल्स एजुकेशन भी कंपलसरी हो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिसर्च क्या तो सेंटर भी खोला था। इन्होंने क्या तो एस्टेब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश, यूजीसी ग्रांट कमीशन 1953 में अगर कोई एस्टेब्लिश किया तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था। आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1951 में कोई एस्टेब्लिश किया तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया। आज़ाद भारत में वो 1947 से लेकर के जो स्टार्ट हुआ कॉलेजेस, यूजीसी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, ये सब जितने भी स्टार्ट हुए थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड IISC भी स्टार्ट किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी स्टार्ट किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसके बाद IIT स्टार्ट किया था। फिर हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दिन को 11 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। क्या स्टार्ट करते हैं? नेशनल एजुकेशन डे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम क्या तो पैदाइश जन्म दिवस को हम मनाते हैं 11 नवंबर को। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो डेथ हो जाती है, उनका देहांत 22 फरवरी 1958 को उनका देहांत हो जाता है और वो मर जाते हैं। हम बहुत दुख के साथ कहते हैं कि 22 फरवरी 1958 को बहुत बड़े एजुकेशन मिनिस्टर को खो जाते हैं और एक एजुकेशन की तरफ से बहुत पीछे हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 22 फरवरी 1958 को हम एक क्या तो वन ऑफ द फॉरमेस्ट लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के चले जाते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्या तो फॉरमोस्ट लीडर चले जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मरने के बाद इसे पॉस्थमस अवार्ड दिया जाता है, इंडियन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड भारत रत्न 1992 में इसे दिया जाता है। 1992 में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है। इन्होंने क्या तो बहुत बेहतरीन बुक लिखी थी जो 1959 में आकर के पब्लिश हुई थी इनके मौत के बाद, वो था इंडियन विंस फ्रीडम, इंडियन विंस फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन विंस फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। उसके बाद गुबारे खातिर इन्होंने भी लिखी थी अपने अजमल फ्रेंड को, 24 लेटर्स लिखे थे उसमें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी। थैंक यू सो मच। आप पार्ट 1 भी देख लेंगे, इसके बाद फिर हम दूसरी बायोग्राफी लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।